अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज द टूडेज लेक्चर इज टोटली अबाउट डेरिवेशन ऑफ 4 गैस लॉज, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड ग्राहम्स लॉ फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये है क्लॉजियस की काइनेटिक इक्वेशन और आज हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे से देखेंगे कि कैसे हमने इन 4 लॉज को डिराइव करना है फ्रॉम दिस काइनेटिक इक्वेशन। एंड आई प्रीटी श्योर कि जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे, एक एक लॉ आप को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको डिराइव कैसे करना है। और ये बेहद आसान है, मैं इसको बेहद आसान मानता हूं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं फ्रॉम गैस लॉज, बॉयज लॉ। देखो, सबसे पहले ना, ये डेरिवेशन से पहले आपको इस लॉ के बारे में पता होना चाहिए जो आप डिराइव करने जा रहे हो। अब बॉयज लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो होती PV इज इक्वल टू K। एंड यू नो, इन बॉयज लॉ टेम्परेचर एंड जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये रखे जाते हैं कांस्टेंट। ये आपको बातें पहले पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये डेरिवेशन हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सो PV इज इक्वल टू K वी आर गोइंग टू डिराइव फ्रॉम दिस काइनेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात याद रखनी, ये क्लॉजियस की गिवन है, काइनेटिक इक्वेशन क्लॉजियस ने बनाई थी। अब बर्नौली जिसने काइनेटिक इक्वेशन काइनेटिक इक्वेशन बोल दिया, काइनेटिक इक्वेशन तो ये लिखी हुई है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT जिस बंदे ने प्रपोज की उसका नाम बर्नौली था। और उसका ये एक पोस्टुलेट है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हम जो काइनेटिक एनर्जी का फिजिक्स में फॉर्मूला देखते हैं वो होता है हाफ mv²। ये किसी एक ऑब्जेक्ट का होता है, याद रखिएगा। दिस काइनेटिक एनर्जी फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को n मान लेते हैं, कैपिटल N। N is the number of molecules, gas molecules, because there is no only one gas molecule, there are numerous molecules which can be nominated, या जिसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं बाय कैपिटल N। और जो वेलोसिटी है उसको हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं। तो जब हम गैसेस के लिए, है ना, आइडियल गैसेस के लिए काइनेटिक एनर्जी वाला लिखेंगे तो ये लिखेंगे। तो याद रखिएगा, यहां से ही हम शुरू करेंगे। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमारा एक पोस्टुलेट था। अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1/2 mNc मीन स्क्वायर इज इक्वल टू KT। देखो, जैसे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया तो यहां पे K कोई कांस्टेंट आ गया, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी यही है जो मैंने इधर लिखी हुई है, ठीक है, वो मैंने फार्मूला। इसको ना आपने रख लेना इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आपने करना क्या है, आपने काइनेटिक इक्वेशन लेनी, क्योंकि हमने डिराइव अपने गैस लॉ को करना है काइनेटिक इक्वेशन। तो आप लिखोगे फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन। सो काइनेटिक इक्वेशन हमें क्या बताती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc मीन स्क्वायर। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना काइनेटिक इक्वेशन, इसमें बना बनाया हमें बॉयज लॉ मिल चुका है, PV। ये देखें, यहां पे भी PV होना चाहिए। द ओनली डिफरेंस के यहां पे K है और यहां पे ये 1/3 mNc मीन स्क्वायर है। अच्छा, यहां पे हम चेंजेस करेंगे, इट मींस इसको हमने नहीं छेड़ना, हमने इधर ही चेंजेस करके इसको K बनाना है किसी तरीके से, तो बॉयज लॉ डिराइव हो जाना है फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो हम क्या करते हैं, हम ना इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। अब सर आपने ऐसा क्यों किया है, सर आपका 1 2 एक तरह का है, 1 2 दूसरी तरह का है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो मैंने ना 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अच्छा सर, ऐसा क्यों किया, मैं अभी बताता हूँ। देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये ऐसा करने से कोई मैथमेटिकली फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा, जवाब तो 1 नहीं आ जाएगा दोबारा से। बहरहाल इससे हम जो डेरिवेशन है वो कर पाएंगे आराम से। देखो, आपने करना कि इस 2 को अंदर भेज दें और इस 3 को बाहर ले आए। यानी वैसे भी आपको पता है 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2/6 बनेगा ना, नीचे ऊपर 2 होगा, नीचे 6 होगा। तो अगर हम इस 3 को बाहर ले आए तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2/3 इंटू 1/2 mNc मीन स्क्वायर। देखिए, ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि फिर भी 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फिर 6 आना है, और 2 इंटू 1 वो 2 ही आ जाएगा। सो इससे वैल्यूज पे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो इतना सारा हिस्सा है ये किसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया जो इक्वेशन 1 में हमें गिवन है, और ये सारा बराबर है KT के, है ना। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या पता चला,
ये पी तो वैसे ही आएगा ये वाला इज इक्वल टू 2/3, ये वैसे आ गया जो ये है, और इस सारे की जगह हम लिखेंगे के टी। इज दैट क्लियर? नहीं सर ये समझ नहीं आई। देखो मेरा बेटा, ये जो 1/2 MNC मीन स्क्वायर है ना, दिस इज इक्वल टू 1/2 MNC मीन स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। यही वजह थी कि हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ताकि हम 1/3 की जगह यहां पे 1/2 बना लें। सो जब ये बना हमारे पास तो हमारा काम भी बन गया। सर वो कैसे बन गया मैं बताता हूं। देखो अब हमारे पास ये बना 2/3 के टी। अब टी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर यू नो बॉयज लॉ में कांस्टेंट है, के इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, 2/3 भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ना इनको एक नए कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं, के प्राइम। सो हम लिखते हैं 2/3 के टी जो है दैट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट विच इज के प्राइम। डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे के है तो वहां पे के प्राइम ले लिया। सो नाउ यू कैन सी कि ये हमारा बन गया है बॉयज लॉ। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ बॉयज लॉ। एंड आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम सेकंड लॉ इससे डिराइव करने जा रहे हैं ना, दैट इज वेरी सिमिलर टू दिस डेरिवेशन। द ओनली डिफरेंस यू विल बी सीन एट द लास्ट ऑफ दिस डेरिवेशन। जो अभी हम करने जा रहे हैं देखते हैं वो क्या है। अब हमने चार्ल्स लॉ को डिराइव करना है, डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ फ्रॉम दिस काइनेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट चार्ल्स लॉ। ये क्या होता है? देखिए परेशान नहीं होना, बहुत आसान है ये डेरिवेशंस। अब चार्ल्स लॉ होता है V/T इज इक्वल टू के, एंड हियर वी हैव व्हाट थिंग्स आर कांस्टेंट्स। सो सर इसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, यस ऑफ कोर्स होता है, एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, एग्जैक्टली। तो ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट, हाँ जी कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वन, ओके। अब हमने अगेन वही सारा प्रोसेस रिपीट करना है, ये सारा कुछ लिखते आना है आपको पेपर में, दोबारा से लिखना है। हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड हियर वी विल पुट 1/2 MNC मीन स्क्वायर विल बी इक्वल टू KT। हाँ जी शाबाश, दोबारा रिवाइज हो जाएगा ये वाला। अगेन इसको आप यहाँ आपने 1 रखा था, यहाँ पे आप इसको 2 रख लो। अब हम फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। सो काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास है P इज इक्वल टू 1/3 MNC मीन स्क्वायर, है ना। यहाँ सर आपने 2 से मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था, ऑफ कोर्स मैंने किया था। 1/3 MNC मीन स्क्वायर, ये तो एज सच आ गया। फिर हम 2 को अंदर ले गए थे और 3 को बाहर ले आए थे, 1/2 MNC मीन स्क्वायर, ये हो गया था। ये पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं अगर इस चैप्टर में से थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आना है। हालांकि थ्योरी नहीं है, लेकिन थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन में ये लॉन्ग में भी आ सकता है। अदरवाइज अगर न्यूमेरिकल आना है इस चैप्टर में से तो ये वाले क्वेश्चन आपको शॉर्ट ही में देगा। अच्छा यहाँ हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 2/3 KT आएगा। सर ये कैसे आया? ये इस तरह से आया कि इक्वेशन 2 में KT ही बराबर 1/2 MNC मीन स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ वहां हमने लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो एट द लास्ट हम क्या लिखेंगे ये। अब देखो यहाँ पे हमें V/T चाहिए, यहाँ पे तो P भी है ना, हमें V/T चाहिए। तो पहले आप इसको अकॉर्डिंगली सेट करोगे। तो मैं V/T कर लेता हूँ इसको। कैसे सर आपने किया? V को इधर ही रहने देता हूँ मैं, है ना, T को इधर ले आया तो V/T हो गया और P दूसरी तरफ चला जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 2K/3P। सर इसकी समझ नहीं आई हमें, दोबारा बता देता हूँ। देखो मेरा बेटा, ये जो T है ये आपने इधर लेके आना है, ये V के नीचे आ गया, ये वाला V/T हो गया। अच्छा 2 तो ऑलरेडी इधर है, साथ में ये K मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऊपर है मल्टीप्लिकेशन, और ये 3 नीचे है और P भी नीचे चला जाएगा इधर जाके, तो ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप इसको एक नए कांस्टेंट के बराबर ले लोगे। सो V/T इज इक्वल टू K डबल प्राइम के बराबर ले लो। तो उसको बता भी दो, ये हमने चार्ल्स लॉ डिराइव कर लिया है, उसको बता भी दो कि जो हमारे पास 2K/3P था, इसको हमने एक नए कांस्टेंट K डबल प्राइम के बराबर ले लिया ताकि डिफरेंशिएट रहे हमारी प्रीवियस डेरिवेशन जो कि यहाँ पे थी K प्राइम। यस ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट 2 लॉज डेरिवेशन फ्रॉम दिस काइनेटिक इक्वेशन। हैव अ टुक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जो मैंने सारा डिलीवर किया यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं आगे। ओके जी, हो गया स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वी हैव टू डिराइव द एवोगैड्रोस लॉ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट केमिस्ट्री और फिजिक्स बिहाइंड एवोगैड्रोस लॉ। क्या कहता है एवोगैड्रोस लॉ? एवोगैड्रोस लॉ कहता है if we have 2 different gases,
इफ वी हैव टू डिफरेंट गैसेस, अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हों और उनके सेम या इक्वल वॉल्यूम्स ले लिए जाएं, है ना, दो डिफरेंट गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स ले लिए जाएं, लाइक एक गैस हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास मीथेन है। मैं हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब ले लेता हूं और मैं 1 डेसीमीटर की बजाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब ले लेता हूं। मेरे पास दो गैसेस हैं, दो गैसेस, आई हैव टू गैसेस, वन इज रेड एंड द अदर इज ब्लैक। हाइड्रोजन गैस का जो हमारे पास वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, मीथेन का जो वॉल्यूम है वो भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। सो वी हैव इक्वल वॉल्यूम्स फॉर बोथ द गैसेस, ऑलराइट, एंड द गैसेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक हाइड्रोजन है, एक मीथेन है। एक चीज क्लियर होगी। अब दूसरी चीज क्लियर करें, इस गैस का, हाइड्रोजन गैस का जो टेम्परेचर है, लेट्स सपोज वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो हमें मीथेन का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेना है। ये भी क्लियर हो गया सर? यस। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो जरा सुनिए, इसका भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो इसका भी 1 एटमॉस्फेयर है। सो क्या क्या कांस्टेंट हो गया? वॉल्यूम इक्वल हो गए तो इट मींस दोनों के वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो हम कहेंगे जितने मॉलिक्यूल इस गैस हाइड्रोजन के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल इस गैस मीथेन के होने चाहिए। सो अगर इसके एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सो इट मस्ट आल्सो हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस is called Avogadro's law. So we can simply define it: equal volume, the same volume of all the ideal gases at constant temperature and pressure must have equal number of molecules, and this is called Avogadro's law. So we have considered two different gases. हमें दो different gases यहाँ पे लेनी होंगी। Let's suppose हम पहली गैस के लिए लिखते हैं PV is equal to 1/3 MnC mean square, and we have to, मैं इसमें काइनेटिक इक्वेशन के नीचे लिखना शुरू कर दिया। पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमने एवोगैड्रोस लॉ डिराइव करना है। बहुत सारी बातें मैंने कर दी हैं, अब जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद, यानी अगर N1 पहली गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर होंगे N2 यानी दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स के, अगर हमारे पास वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों ही क्या रखे जाएं? कांस्टेंट रखे जाएं। तो ये है असल बात जो हम करने जा रहे हैं। इस पूरी डेरिवेशन में हमने ये साबित करना है कि एक गैस जो भी है, दूसरी गैस जो भी है, दोनों डिफरेंट गैसेस हैं, अगर उनके वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, देन दे मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द गैसेस आर बिहेविंग आइडियली। ठीक है? सो काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई ही आइडियल गैसेस पे होती है, तो हम आइडियल गैसेस को स्टडी करें बेसिकली। तो चलो जी शुरू करते हैं एवोगैड्रोस लॉ को। तो हम इसमें दो गैसेस कंसीडर करेंगे, सो हमें दो ही काइनेटिक इक्वेशन यहाँ पे पुट करना पड़ेगी, MnC मीन स्क्वायर। फिर दूसरी गैस के लिए हम लिखेंगे PV is equal to 1/3 MnC मीन स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अब मसला क्या है कि वॉल्यूम और प्रेशर तो कांस्टेंट है, सेम है या कांस्टेंट है, बात एक ही है। तो PV तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन मैसेस तो दोनों गैसेस के डिफरेंट होंगे ना। एक का मैस M1 होगा, एक मॉलिक्यूल का मैस, ये एक मॉलिक्यूल का मैस है, याद रखना, छोटा m एक मॉलिक्यूल का मैस है। इस तरह अगर दूसरी गैस हमारे पास मीथेन है, पहली हाइड्रोजन है, तो दोनों के मैसेस डिफरेंट है। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है तो इसके 2 हैं, इसकी वेलोसिटी C1 है तो इसकी C2 है। सो दैट्स इट अबाउट। हम दोनों को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड मस्ट बी इक्वल। यस, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, सही है। सो यहां पे आएगा 1/3 M1 N1 C1 मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 मीन स्क्वायर, है ना। ये कट जाएगा, यस सर ये कट गया, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास बचा M1 N1 C1 मीन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू M2 N2 इंटू C2 मीन स्क्वायर, ये बना। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लें। ऑलराइट, अब असल कहानी जो है ना वो अब शुरू होती है, जो सबसे मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को। इतने ये देखो इंक ने क्या कर दिया, मुंजे लगा दिए ना, नहीं कोशिश तो करता हूँ। अच्छा जी, अब जो असल काम है ना, असल काम वो शुरू होता है, और वो क्या है? हाँ, मैंने दो गैसेस कंसीडर किए हैं, एक मैंने हाइड्रोजन गैस कंसीडर की और एक मैंने मीथेन गैस कंसीडर की। लेट्स सपोज अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं मैं दोनों के टेम्परेचर्स को इक्वल लिया हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, यू नो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं
इस हाइड्रोजन में से, हाइड्रोजन गैस में से एक मॉलिक्यूल को निकालता हूं, हाइड्रोजन गैस में से एक मॉलिक्यूल को मैं निकाल लेता हूं, और मैं मीथेन के सिलेंडर में से एक मॉलिक्यूल को निकाल लेता हूं। अगर इसका टेम्परेचर बराबर है तो जो मैंने एक एक मॉलिक्यूल दोनों में से कलेक्ट किया, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज यू नो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर के साथ है। इफ बोथ द गैसेस हैव इक्वल टेम्परेचर दे मस्ट हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। सो क्लियर हुआ सर जी? हो गया, चलें जी, वेरी गुड। अब देखें मैं ये लिखने लगा हूं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पर मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हमने कंसीडर किया फ्रॉम बोथ ऑफ द गैसेस। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अब क्या होगा सर? काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है फॉर गैसेस, 1/2 m1 nc, ये होता है। लेकिन यहाँ पे n नहीं हम लिखेंगे, बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखेंगे। पहले मैंने लिख दिया है सर, आपने तो लिख दिया है, मैं बताता हूँ नहीं लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये m1 n1 c1 m2 n2 c2 दोनों डिफरेंट गैसेस हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये तो है सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का इक्वेट। लेकिन हमने कहा एक मॉलिक्यूल लेना है, तो n1 एक लेना ना हमने, 1 पुट करो, n2 भी हमने एक लेना है, वहां पे भी 1 पुट करो, तो ये नहीं आएगा, ये n नहीं आएगा। आपको समझ नहीं आई सर जी? हुण इन्ना भी सानू नालायक ना समझो, आ गई है समझ? ओके गुड, दैट्स लाइक गुड स्टूडेंट्स। ओके सो यहां पे C2 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से इसको काट देंगे, अब 1/2 से कट जाएगा। सो वी विल गॉट m1 c1 मीन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m2 c2 मीन स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 और 4। यस सर 4 होगी, यस चलें जी, आपकी मान लेता हूं 4 लिख दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, 3 को ऊपर रखना है, 4 से डिवाइड कर देना है। सो जस्ट सिंपल इज दैट m1 n1 c1 मीन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m2 n2 c2 मीन स्क्वायर। दिस इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3। ये वाली हमारी पड़ी। डिवाइड हमने कैसे करना है, 4 से m1 c1 मीन स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा m2 c2 मीन स्क्वायर। तो ये सारा कुछ कट जाएगा, सिर्फ जो बचेगा वो n1 और n2 बचेगा। तो ये सारा कुछ हमारे पास है एट द एंड। n1 इज इक्वल टू क्या बना, n2 बना, एंड दिस इज यू नो आवर एवोगैड्रोस लॉ। सो हमने डिराइव कर दिया है एवोगैड्रोस लॉ को फ्रॉम यू नो काइनेटिक इक्वेशन बाय कंसीडरिंग 2 डिफरेंट गैसेस, गैस 1 एंड गैस 2। अब हम मूव करेंगे आगे हमारे पास नेक्स्ट है, ये नोट कर लें, इसमें देखें कितना बुरा लग रहा है, ये पीछे वो ख़राब हो गया। बहरहाल चलो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ अभी के लिए, तो आप इसको नोट करो ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। जो हमारे पास लास्ट इसमें है बट नॉट लीस्ट, वो है वो है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ को हम डिराइव करेंगे फ्रॉम दिस काइनेटिक इक्वेशन। सो लेट्स सी कि कैसे डिराइव करना है हमने ग्राहम्स लॉ। अब ग्राहम्स लॉ की अगर बात करें, यू नो रिसेंटली ही सेकेंड लास्ट जो वीडियो थी हमारी, उसमें ये हमने देखा था। ग्राहम्स लॉ में हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। सर आपको कैसे पता रख जाता है किस किस को कांस्टेंट रखना है? भाई पढ़ा करो, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किस चीज़ को कांस्टेंट रखना है और किसको नहीं रखना। मैंने आपको बताया भी था कि डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर और किस इफेक्ट होती है, मॉलिक्यूलर मास इफेक्ट होती है, वो मैंने आपको बताया था। ग्राहम लॉ देखें, उसको सुने, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इनको कांस्टेंट रखा जाता है। बहरहाल इसको शुरू करते हैं। सो हमने इसको डिराइव करना है PV इज इक्वल टू 1/3 MNC मीन स्क्वायर से, यहां से हमने इसको डिराइव करना है। अब मसला क्या है, हम लाना चाहते हैं रेट, हम लाना चाहते हैं डेंसिटी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अल्लाह तो अक्ल है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस पूरी इक्वेशन में। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमने ना एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमें पता है MN, मैं पहले इसको ऐसे नहीं, पहले हम लिख रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल। अगर हम 1 मोल गैस कंसीडर कर लें तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो हमारे लिए नोन हो जाएंगे। सर ये नोन क्या होता है? नोन का मतलब पता चल जाएंगे। देखो पहले हमने गैस पता नहीं कितने मोल थी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी पता नहीं था कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 हैं, करोड़ हैं, अरब हैं, खरब हैं, बिलियन एंड ट्रिलियंस है। वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इफ वी कंसीडर द गैस 1 मोल, n इज इक्वल टू 1 मोल, सो हमें पता चल जाएगा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो गैस के एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हैं। यस, तो PV इज इक्वल टू
1/3 MnA आ जाएगा यहाँ पे, एंड C मीन्स सर इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अगर हम एक मॉलिक्यूल के गैस, मैंने बताया था छोटा m, एक मॉलिक्यूल गैस के का मैस है, ये इसको सिंपली कर देता हूँ, एक जो हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल होता है उसके मैस को हम स्मॉल m कहते हैं, और Na इज द एवोगैड्रो नंबर। और अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास मोलर मैस ऑफ द गैस आ जाता होता है। ये याद रखना, अगर गैस के एक मॉलिक्यूल को एवोगैड्रोस टाइम आप मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास मोलर मैस आ जाता होता है। तो ये मैंने इसकी जगह ये लिख देना, देखें मैं लिख दूंगा PV इज इक्वल टू 1/3 क्या आ जाएगा, शाबाश, कैपिटल M में आ जाएगा सर इस सारे की जगह, और साथ में आ जाएगा C मीन स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब याद रखना, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि जो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन में कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास 3 तरह की वेलोसिटीज होती हैं। वैसे तो 4 तरह की होती हैं, लेकिन हम 3 तरह की, मोस्ट प्रोबेबल, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसका अगर मैं रूट मीन ले लूं, रूट मीन, मैंने आपको बताया था 3 तरह की वेलोसिटीज हैं। सबसे तेज जो मॉलिक्यूल भागते हैं ना, स्पीड अप, बूस्ट अप करके, जिसको हम शूटर कहते हैं, जो शूटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो इधर उधर उधर भाग रहे होते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे, वो हरावल दस्ता कहलाते हैं, और उनकी वेलोसिटी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसका मतलब जो रेट है उसको बेसिकली डिसाइड करते हैं वो मॉलिक्यूल जो सबसे आगे तेज भागते हैं, वो सबसे पहले निकलेंगे, डिफ्यूज वही करेंगे ना सबसे पहले, क्योंकि ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन और फियन पे है। तो अब इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर हम इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट ले लें, अंडर रूट, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बराबर हो जाएगी रेट के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेट के, क्योंकि यही वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो तेज ज्यादा भागेंगे। फिर दूसरे नंबर पे वेलोसिटी होती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड तीसरे नंबर पे वेलोसिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो स्पीड में तीसरे नंबर पे होती है। यानी अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, एक की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एक की मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एक की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल होगा ना, वो सुस्त होगा, है ना, हमारी तरह सुस्त होगा, काम करने का उसका बिल्कुल दिल नहीं करता, भागता भी बड़ा स्लो है कंपैरेटिव टू अदर मॉलिक्यूल्स, वैसे तो बहुत तेज भागता है। फिर जो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाला, यानी इस तरह की वेलोसिटी वाला जो मॉलिक्यूल होता है, वो थोड़ा दरमियानी स्पीड से ट्रैवल करता है, और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल होगा, जो अभी हम इसका स्क्वायर रूट लेके रूट मीन स्क्वायर बनाएंगे, वो सबसे तेज भागता है। तो इट मींस वो डिसाइड करता है क्या, यस, वो डिसाइड करता है क्या, वो डिसाइड करता है डिफ्यूजन और एफ्यूजन के रेट को। सो हमने क्या करना है, हमने चूंकि R लेके आना है, तो हमें सबसे पहले मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे, इसको आजाद करेंगे बाकी सारी वैल्यू से। सो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगी PV, है ना, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और M नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास इस तरह की बन जाएगी चीज, है ना, है ना, बन जाएगी ना, यस बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं। ऐसे लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना फर्क, नहीं पड़ा, क्योंकि 3PV ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे M डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब मैं इसका ना स्क्वायर रूट ले लेता हूं। अगर मैंने इधर स्क्वायर रूट लिया है तो मुझे इधर भी इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एंड यू नो, जो हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम होता है, वैसे तो वो छोटा मैस होता है, अगर वो छोटा मैस हो तो एक मॉलिक्यूल का मैस होता है, ये मोलर मैस है। मोलर मैस ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, ये याद रखना। लेकिन यहां पे उल्टा है, उल्टा क्या है कि वो ये V ऊपर है M नीचे, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डेंसिटी को नीचे 1/d हो जाएगी। देखो ना, अगर ये इस तरह से है और ये अगर इस तरह से होता तो ये 1/d हो जाता, तो यही मैंने किया है। अब आप ये काम करें, मैंने आपको अभी बताया जो हमारे पास रूट मीन, ये देखो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जगह रेट लिख देते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या बन गया, 3P, है ना, 3P/d डेंसिटी, और इसका अंडर रूट। अब आपको पता है प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, ग्राहम्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी। तो प्रेशर जब कांस्टेंट को हटाएंगे, इक्वेशन इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, जो हमने शुरू में बात की थी। उम्मीद है समझ आई होगी, वीडियो समझ आई है तो प्लीज 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 आपने इसको लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अगर आपने लेना है तो। अल्लाह हाफिज़।